नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं विश्व के औद्योगिक प्रदेशों की। और विश्व के औद्योगिक प्रदेशों में हम लोग विश्व के अलग अलग महाद्वीपों में विश्व में जितने भी प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, उनके प्रमुख शहर और वह शहर या औद्योगिक प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध हैं या उसे क्या संज्ञा दी गई है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम एक नए औद्योगिक प्रदेश की बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो हमारे विश्व के औद्योगिक प्रदेश हैं वह 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो हमने अध्ययन किया था वह क्या था? एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेश में हमने जापान और चीन के औद्योगिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन किया और वहां से क्या पूछा जा सकता है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने यूएसए और कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन किया। इसी कड़ी में तीसरे जो औद्योगिक प्रदेश हैं वह है यूरोप के औद्योगिक प्रदेश। अब यूरोप में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं? एक रूस के औद्योगिक प्रदेश हैं, दूसरे फ्रांस जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश हैं और ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश हैं। इन औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हमें अध्ययन करना है, क्योंकि हमने जापान और चीन के औद्योगिक प्रदेश पढ़े, यूएसए और कनाडा के औद्योगिक प्रदेश पढ़े, और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के औद्योगिक प्रदेश। और यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों में आज हम अध्ययन करेंगे रूस के औद्योगिक प्रदेश। तो इसीलिए रूस के औद्योगिक प्रदेशों को समझना ज्यादा जरूरी है। और वर्तमान में यहां से वर्तमान समसामयिक घटनाक्रम को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनुसार इस क्षेत्र में से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। कैसे हैं वह हम एक एक को लेकर बात करें। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रूस में औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो समझना, यह जो है यह पूरा रूस का मानचित्र है। यह पूरा रूस जिसे सोवियत संघ रूस के नाम से हम लोग जानते थे, और रूस विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। लेकिन रूस के 2 भाग हैं। रूस जो है यह यूरेशिया का भाग है, यह ध्यान रखना। किसका भाग है? रूस है वह यूरेशिया का भाग है। यूरेशिया का तात्पर्य है कि इसका कुछ भाग जो कि यूरोप के पास है, जिसे हम यूरोपियन रूस के नाम से जानते हैं, यह यूरोपियन रूस है। इसके बाद कुछ भाग जो है वह एशिया के पास है, जिसे हम एशियाई रूस के नाम से जानते हैं। और इसीलिए रूस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। कुछ भाग यूरोप में है, तो जो यूरोप में है उसे हम यूरोपियन रूस कहते हैं, और जो भाग एशिया में है उसे हम एशियाई रूस के नाम से जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वह आती है कि यूरोप और एशिया को कौन सी भौगोलिक संरचनाएं अलग करती हैं, और उसी भौगोलिक संरचना में एक आता है यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत में जो औद्योगिक प्रदेश हैं
वह यूराल औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो सभी औद्योगिक प्रदेशों की हम लोग बात करेंगे कि यूरोप के रूस या एशियाई रूस में कौन से औद्योगिक प्रदेश है, यानी कि रूस के औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं। समझना, रूस में औद्योगिक प्रदेशों की बात करते हैं तो एशियाई रूस में जो आता है सबसे पहला वह है सुदूर पूर्व साइबेरिया औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद आता है कुजवास या कुजनेट औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद आता है यूराल औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद आता है मॉस्को गार्की या मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश। और उसके बाद आता है सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड औद्योगिक प्रदेश। इस तरह से देखा जाए तो रूस में कुल 5 औद्योगिक प्रदेश हैं। कितने हैं? 5 औद्योगिक प्रदेश हैं, जिसमें से 2 औद्योगिक प्रदेश एशियाई रूस में हैं और 2 औद्योगिक प्रदेश यूरोपियन रूस में हैं और 1 औद्योगिक प्रदेश यूरोप और एशिया की सीमा पर है, जो यूराल औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो एक तो आपको इनकी स्थिति पता होनी चाहिए कि यूरोपियन रूस में कौन से हैं, एशियाई रूस में कौन से। क्लियर हो चुका होगा। एशियाई रूस के अंतर्गत 2 आते हैं, एक सुदूर पूर्व साइबेरिया औद्योगिक प्रदेश और दूसरा है कुजवास या कुजनेट औद्योगिक प्रदेश। अब एक एक को लेके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुदूर पूर्व साइबेरियाई औद्योगिक प्रदेश। तो देखिए एशिया के औद्योगिक प्रदेश की रूस के औद्योगिक प्रदेश। अब समझना यहां से रूस के औद्योगिक प्रदेश में सबसे पहले हम बात करते हैं सुदूर पूर्वी साइबेरियन या साइबेरियाई औद्योगिक प्रदेश। अब समझना यहां से सबसे पहले तो सुदूर पूर्वी या साइबेरियाई औद्योगिक प्रदेश कहां पे, तो यहां जो है सुदूर पूर्वी साइबेरियन औद्योगिक प्रदेश एशियाई रूस के पूर्वी तट पर स्थित है। कि यहां जो है सुदूर पूर्व साइबेरियन या साइबेरियाई औद्योगिक प्रदेश, यहां एशियाई जो रूस है इसके पूर्वी तट पर स्थित है। तो अब आपका एक प्रश्न बनेगा कि जब सर यहां एशियाई रूस में है तो इसको हम एशिया महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेशों में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका कारण भी पता होना चाहिए कि इस औद्योगिक प्रदेश का विकास रूस सरकार द्वारा किया गया। जो यूरोपियन रूस की सरकार है उसके द्वारा इसका विकास किया गया। इसीलिए इस सुदूर पूर्वी साइबेरियन औद्योगिक प्रदेश जो कि एशियाई रूस का भाग है, लेकिन इसको हम
यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों में पड़ते हैं, यानी कि यूरोपियन रूस के द्वारा यह विकसित किया गया है, इसका विकास किया गया, तो इसीलिए यह जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत पड़ा जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इस औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, तो इस औद्योगिक प्रदेश में दो प्रमुख शहर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है व्लादिवोस्तोक और एक कोसोमोलाक। प्रमुख शहर हैं व्लादिवोस्तोक। कौन सा है? व्लादिवोस्तोक। और दूसरा है कोसोमोलाक। यह दो प्रमुख इसके औद्योगिक शहर है। किसके अंतर्गत आते हैं? सुदूर पूर्वी साइबेरियन औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिसमें यह जो है व्लादिवोस्तोक, यह किसके लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखना, यह समुद्री जलयान और कृषि आधारित उद्योगों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? यह समुद्री जलयान उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों के लिए यहां जाना जाता है। जबकि दूसरा जो है कौन सा है? कोसोमोलाक। जो कोसोमोलाक जो है यहां भी किसके लिए जाना जाता है? यहां भी मुख्य रूप से जो है जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि यह सुदूर पूर्वी साइबेरियन औद्योगिक प्रदेश, यह जलयान उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों के लिए जाने जाते हैं, जिसके दो प्रमुख शहर हैं व्लादिवोस्तोक और कोसोमोलाक। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, इसके बाद दूसरा औद्योगिक प्रदेश आता है कुजवास या कुजनेट औद्योगिक प्रदेश। इसकी भी बात करते हैं। कुजवास या कुजनेट औद्योगिक प्रदेश। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कुजवास या कुजनेट औद्योगिक प्रदेश किसके अंतर्गत आता है। तो समझना, यहां जो औद्योगिक प्रदेश है, यहां जो साइबेरियाई रूस है, जो एशियाई रूस का भाग है, उसके दक्षिण में स्थित है। इसका मतलब यहां भी एशियाई महारूस के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका विकास भी रूस सरकार के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसे हम यूरोपियन रूस या रूस के औद्योगिक प्रदेशों के अंतर्गत मानते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी स्थिति क्या है? कुजवास औद्योगिक प्रदेश साइबेरियाई रूस के दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है? यहां साइबेरियाई रूस के दक्षिण में स्थित है। और स्थिति भी देख लीजिए कि यह जो साइबेरियाई रूस है इसके दक्षिण में स्थित है, जबकि पूर्वी तट पर जो है सुदूर पूर्वी साइबेरियाई औद्योगिक पार्क है,
और दक्षिण में जो है कुजवास या कुजनेट औद्योगिक क्षेत्र है। अब समझना यहां पे किसका उद्योग सबसे ज्यादा प्रचलित है या इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा। तो इस औद्योगिक प्रदेश का जो प्रमुख शहर है वह कौन सा है, कुजवास है। कौन सा है, कुजवास इसका जो है प्रमुख औद्योगिक शहर है। कौन सा है, कुजवास। अब यहां किसके लिए प्रसिद्ध है तो समझ लेना, यहां जो है यहां सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वह है खेल सामग्री के लिए। किसके लिए, खेल सामग्री, लकड़ी उद्योग और कागज उद्योग, जिसको हम एक साथ लिख सकते हैं वन आधारित उद्योग, वन उत्पाद आधारित उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब ध्यान रखना यह जो है वन उत्पाद आधारित उद्योग के लिए क्यों है, क्योंकि इस औद्योगिक प्रदेश के समीपवर्ती शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं जिससे मुलायम लकड़ी प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग कागज बनाने में, लकड़ी चीरने में नहीं, लकड़ी उद्योग में या खेल सामग्री बनाने में किया जाता है। यह भी ध्यान रखना इस औद्योगिक प्रदेश कौन सा, कुजवास औद्योगिक प्रदेश के निकट शंकुधारी वनों की प्रधानता है और इसीलिए इस कुजवास या कुजनेट औद्योगिक प्रदेश में वन आधारित उद्योगों का विकास सबसे ज्यादा हुआ। कौन कौन से हैं, खेल सामग्री का, क्योंकि लकड़ी का उपयोग जो है खेल सामग्री बनाने में, लकड़ी उद्योग के रूप में या कागज उद्योग के रूप में किया जाता है, क्योंकि शंकुधारी वनों से जो है मुलायम लकड़ी प्राप्त की जाती है और उस लकड़ी का उपयोग वन उत्पाद के रूप में, वन उत्पाद आधारित उद्योगों में किया जाता है। तो इसीलिए प्रश्न बन सकता है कि कौन सा औद्योगिक प्रदेश वन उत्पाद के लिए जाना जाता है या वन आधारित उद्योगों का विकास किस औद्योगिक प्रदेश में ज्यादा हुआ है। तो रूस में ज्यादा किसका हुआ है, कुजवास या कुजनेट औद्योगिक प्रदेश का हुआ। क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा जो आता है वह कौन सा है, तो देखिए तीसरा जो है वह है यूराल औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए यूराल क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहां पर आपको मुख्य रूप से जो है क्या मिलेगा, खनिज मिलेंगे। कौन से, धात्विक खनिज, चाहे वह लोहा इस्पात है, चाहे वह मैग्नीज है, तांबा। यानी कि इस औद्योगिक प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। तो देखिए बात करते हैं यूराल औद्योगिक प्रदेश की। यूराल औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए सबसे पहले तो यूराल औद्योगिक प्रदेश की क्या स्थिति है। तो यूराल औद्योगिक प्रदेश यूराल औद्योगिक प्रदेश यूरोप तथा
एशिया की सीमा पर क्लियर हो गया। दूसरा, इस औद्योगिक प्रदेश में या यूराल औद्योगिक प्रदेश के समीप लोहा अयस्क मैंगनीज तांबा आदि के भंडार होने के कारण खनिज आधारित उद्योगों का अधिक विकास, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस यूराल औद्योगिक प्रदेश में खनिजों के भंडार होने के कारण खनिज आधारित उद्योगों का ज्यादा विकास हुआ है। अब इस यूराल औद्योगिक प्रदेश के जो प्रमुख शहर है, इसमें एक तो है चिलियाविस्क। कौन कौन से हैं? अब प्रमुख शहर कौन से हैं? तो एक तो है चिलियाविस्क, दूसरा है मैग्निटोगोर्स्क, मैग्निटोगोर्स्क यह दूसरा शहर। तीसरा है मोलाटोव, मोलाटोव, और चौथा जो है वह है निजनी। यह चार प्रमुख औद्योगिक शहर इस यूराल औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए चिलियाविस्क जो है यह ट्रैक्टर उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? यहां ट्रैक्टर उद्योग के लिए जो है यहां चिलियाविस्क जाना जाता है। जो मैग्निटोगोर्स्क है यहां लोहा इस्पात स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है मोलाटोव। मोलाटोव जो है यहां मशीनरी उद्योग के लिए आता है। और इसके बाद जो निजनी है यह मोटर निर्माण उद्योग यानी कि ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से यूराल औद्योगिक प्रदेश में चार प्रमुख औद्योगिक शहर है जो कि ट्रैक्टर उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी उद्योग और मोटर निर्माण उद्योग के लिए जाने जाते हैं। तो यहां रूस का तीसरा औद्योगिक प्रदेश है। इसके बाद बात करते हैं यूरोपियन रूस में। यूरोपियन रूस में दो औद्योगिक प्रदेश है। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है मॉस्को गोर्की और इसके बाद है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे हम लेनिनग्राड औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं मॉस्को गोर्की या मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश।
मॉस्को गोर्की औद्योगिक प्रदेश या मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए सबसे पहले कि यहां जो मॉस्को गोर्की औद्योगिक प्रदेश है, सबसे पहले तो यह कहां पे स्थित है, तो यहां यूरोपियन रूस के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे हम मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। यानी कि मॉस्को गोर्की औद्योगिक प्रदेश यूरोपियन रूस के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे जो है मॉस्को गोर्की औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि इस औद्योगिक प्रदेश, ये जो मॉस्को गोर्की औद्योगिक प्रदेश है, यहां पर खनिज आधारित उद्योग, जिसमें मुख्य रूप से जो है स्टेनलेस स्टील उद्योग या ऑटोमोबाइल्स उद्योग, इनका विकास हुआ है। तो इनका यदि यहां पे विकास हुआ है तो यहां पर जो है कोयला कहां से आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इस प्रदेश को या इस औद्योगिक प्रदेश को जो लोहा अयस्क और कोयले की जो प्राप्ति होती है वह यूक्रेन से होती है। कहां से होती है? यूक्रेन से होती है। और यूक्रेन का जो है कुर्स्क क्षेत्र और डोनबास क्षेत्र, वह इसी को औद्योगिक जो है क्षेत्र के रूप में आता है। यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉस्को गोर्की औद्योगिक प्रदेश को लोहा अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है? वह होती है कुर्स्क क्षेत्र से। दूसरा, मॉस्को गोर्की औद्योगिक प्रदेश को कोयला की जो प्राप्ति होती है वह कहां से होती है? डोनबास क्षेत्र से होती है। कौन सी? डोनबास। और यह जो डोनबास क्षेत्र है यह किस में है? यूक्रेन में है। और अभी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के मध्य जो विवाद है या जो संघर्ष चल रहा है, उस कारण यह क्षेत्र वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित है कि इसी डोनबास क्षेत्र यूक्रेन से जो है कोयले की प्राप्ति किसको की जाती थी? मॉस्को गोर्की औद्योगिक प्रदेश को की जाती है, और जहां से विभिन्न प्रकार के उद्योगों का जो है विकास हुआ है। तो अब प्रश्न हमारा यहां से आता है कि यहां जो है मॉस्को गोर्की औद्योगिक प्रदेश, यहां लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है, मशीनरी उद्योग के लिए जाना जाता है और सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। तो यहां के प्रमुख शहर कौन से हैं? तो यहां के प्रमुख शहर हैं, एक तो है इवानोवा और दूसरा जो है वह है गोर्की।
ये दो प्रमुख यहां के शहर हैं, औद्योगिक शहर है। अब इवानोवा जो है यहां सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र के लिए। इसीलिए इसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। और गोर्की जो है यहां ऑटोमोबाइल्स या मोटर वाहन उद्योग के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसे जो है रूस का डेट्रॉइट कहा जाता है। डेट्रॉइट कहा जाता है। तो रूस का डेट्रॉइट गोर्की को कहा जाता है और रूस का जो है मैनचेस्टर वह इवानोवा को कहा जाता है। और इसीलिए इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग, मशीनरी उद्योग यानी मोटर वाहन उद्योग, या यह कह सकते हैं कि मशीनरी उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग का इस क्षेत्र में ज्यादा क्या हुआ है? विकास हुआ है। क्लियर हो गया? तो यह था मॉस्को गार्की औद्योगिक प्रदेश। और सबसे ज्यादा एग्जाम है, यदि हम वर्तमान संदर्भ में करंट अफेयर्स के अनुसार पढ़ें तो करंट अफेयर्स के अनुसार मॉस्को गार्की औद्योगिक प्रदेश या फिर डोनबास या फिर इवानोवा या गोर्की जो है, गोर्की ऑटोमोबाइल्स के साथ साथ यहां लोहा इस्पात के लिए भी जाना जाता है। यह ध्यान रखना, लोहा इस्पात उद्योग के लिए भी यहां जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो यह था आपका मॉस्को गार्की औद्योगिक प्रदेश, जिसे मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। और इसके बाद आता है सबसे अंतिम, कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड। अब समझना, सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड औद्योगिक प्रदेश कहां पर है, इसमें कौन कौन से प्रमुख शहर आते हैं और इसकी क्या विशेषताएं। तो देखिए, बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश या लेनिनग्राड औद्योगिक प्रदेश। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां कहां पर है, तो सेंट पीटर्स औद्योगिक प्रदेश या लेनिनग्राड औद्योगिक प्रदेश यहां जो है यूरोपियन जो रूस है उसके उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। लेनिनग्राड कौन सा है? लेनिनग्राद, लेनिनग्राद या ग्राड। लेनिनग्राद या लेनिनग्राड कहा जाता है। लेनिनग्राद औद्योगिक प्रदेश यूरोपियन रूस के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा जो है, यहां इस लेनिनग्राद औद्योगिक प्रदेश के जो प्रमुख शहर कौन सा है, तो यहां का प्रमुख शहर है सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद। कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग। बर्ग या
लेनिनग्राद नगर यहां के जो है प्रमुख औद्योगिक शहर है। और यहां पर कौन से उद्योगों का ज्यादा विकास हुआ है? एक तो बर्फ तोड़ने की मशीनों का, किसका? बर्फ तोड़ने की मशीनरी उद्योग का। दूसरा लकड़ी चीरने की मशीनरी का। और कागज उद्योग का जो है ज्यादा विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है शंकुधारी जो है वन मिलते हैं, मुलायम लकड़ी जो है मिलती है, इसीलिए लकड़ी को काटने की जो है मशीनरी और उस लकड़ी का उपयोग कागज बनाने में किया जाता है, इसलिए कागज उद्योग का जो है इस क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ है। तो इस तरह से यह सेंट पीटर्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश या लेनिनग्राद औद्योगिक प्रदेश यह रूस का, जो यूरोपियन रूस में स्थित 5वां औद्योगिक प्रदेश है। तो इस तरह से पूरे यूरोप में, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत रूस में, चाहे वह एशियाई रूस है चाहे वह यूरोपियन रूस है, उनमें कितने हैं? 5 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वह यहां का प्रश्न कि यह जो 5 औद्योगिक प्रदेश हैं कौन कौन से हैं समझना। सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड, मॉस्को गोर्की, यूराल, कुजवास और सुदूर पूर्व साइबेरिया, इनको आपस में एक रेल मार्ग से जोड़ा गया है जिसे कहा जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कैसे जोड़ा गया है समझना। इस पूरे क्षेत्रों को एक रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। इस तरह से एक रेल मार्ग के द्वारा इस पूरे रूस के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ा गया, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9,300 किलोमीटर है। और इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो ध्यान रखना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का यह भाग जो है, इस भाग में एक स्थान है डलिया वोस्टक। यहां जो शहर है यहां इसका प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभ कहां से होता है? डलिया वोस्टक से होता है। और समाप्त कहां होता है? समाप्त इस स्थान पर होता है जिसे कहा जाता है लेनिन ग्राद या रेनिनग्राड। यहां इसका समाप्ति बिंदु या अंतिम बिंदु है। किसका? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो आपसे प्रश्न जो बन सकता है वह पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश ट्रांस साइबेरियन का भाग नहीं है? इन 5 के अलावा, यानी कि यूरोप में रूस के औद्योगिक प्रदेशों के अलावा किसी भी देश के, चाहे वो फ्रांस के हैं, चाहे वो जर्मनी के हैं, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन के,
उनके औद्योगिक शहरों को इसमें शामिल नहीं करते। यह केवल ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि रूस में है, और रूस के 5 औद्योगिक प्रदेशों को यह क्या करता है, जोड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका जो समाप्त प्रारंभिक स्थल है वह सुदूर पूर्व साइबेरियाई औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत व्लादिवोस्तोक है, और इसका अंतिम जो बिंदु है वह सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद औद्योगिक प्रदेश में जो है, लेनिनग्राद जो है इसका समाप्ति स्थल है। तो इसीलिए ध्यान रखना, यह प्रश्न ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को आधार बना के भी पूछा जा सकता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है, या किसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है या किसे नहीं जोड़ता है। तो रूस के औद्योगिक प्रदेश वर्तमान संदर्भ में और वर्तमान जो है वैश्विक राजनीतिक और संघर्ष के इस समय में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के माध्यम से पूछे जाने की संभावना अन्य औद्योगिक प्रदेशों की अपेक्षा ज्यादा है। और इसीलिए, और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, मॉस्को गोर्की। क्यों? क्योंकि मॉस्को गोर्की का जो है क्षेत्र, और दूसरा कौन सा, यूराल वाला क्षेत्र, यह सबसे ज्यादा है। क्योंकि मॉस्को गोर्की में जो कोयले की आपूर्ति होती है वह यूक्रेन से होती है। दूसरा, यूराल जो है यह एशिया और यूरोप की सीमा पर है, और यहां के औद्योगिक प्रदेश विशेष रूप से ट्रैक्टर उद्योग के लिए हैं, लोहा इस्पात उद्योग के लिए हैं, मोटर व्हीकल उद्योग के लिए। और मॉस्को गोर्की में गोर्की जो कि डेट्रॉयट कहलाता है, या इवोनोवा जो कि सूती वस्त्र के लिए रूस का मैनचेस्टर कहलाता है, इसीलिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, और नाम 5 याद होने चाहिए जो कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के अंतर्गत आते हैं, या स्थान भी पूछे जा सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में स्थित औद्योगिक शहर कौन कौन से। तो देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग मिलेगा, मॉस्को गोर्की के मिलेंगे, यूराल वाले मिलेंगे, कुजवास वाले मिलेंगे, और व्लादिवोस्तोक जो कि सुदूर पूर्व साइबेरियन औद्योगिक प्रदेश के क्षेत्र आपको मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने रूस के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के साथ साथ औद्योगिक शहर और उनकी विशेषताओं के साथ साथ वर्तमान में क्यों चर्चित है, इसके बारे में जो है हमने अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से हमारे औद्योगिक प्रदेशों की जो श्रृंखला है वह आगे भी चलती रहेगी, कि जो शेष औद्योगिक प्रदेश हैं, चाहे वो फ्रांस और जर्मनी के हो, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड को, उनके बारे में भी हम इसी तरह से विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लियर हो गया? अब आपके कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, पहले उन कमेंट्स के आधार पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग सिलेबस को लेके निश्चिंत रहे, सिलेबस पूरा होगा, परीक्षा में जो समय है उसके अनुसार होगा। क्योंकि मैं थोड़ा धीरे जरूर पढ़ाता हूं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूं, क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमें सिलेबस को तैयार नहीं करना है। सिलेबस हमें यदि पूरा करना होता तो हम किसी भी मार्केट, जब बाजार से कोई भी किताब लाके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो किताब थी उसको पढ़ के पूरा कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमारा पेपर आता है विशेष रूप से वर्तमान घटनाक्रम के अनुसार आता है, और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे वैसे वर्तमान की घटनाओं के साथ साथ हम अपने सिलेबस को जोड़ना भी सीखें। न केवल फैक्ट रटें, उन फैक्ट को वर्तमान के साथ जोड़ें। वर्तमान में जो क्षेत्र चर्चित है उन क्षेत्र के आधार पर हम अध्ययन करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, हमारे फैक्ट भी क्लियर होंगे, और हमें करंट अफेयर्स के आधार पर यदि प्रश्न बना के पूछे तो हमारा प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। छोटा छोटे पढ़ने, टुकड़ों में पढ़ना। देखिए, कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर सिलेबस को कैसे तैयार करें, क्या करें। डेली पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, टॉपिक को पढ़ें, पूरा पढ़ें। आपने आधा अधूरा टॉपिक पढ़ा, जैसे कि उदाहरण के लिए कि आपने विश्व के औद्योगिक प्रदेश पढ़ना प्रारंभ किया, आपने जापान के औद्योगिक प्रदेश पढ़ लिए, चीन के पढ़ लिए, यूएसए के पढ़ लिए, लेकिन आपने रूस के औद्योगिक प्रदेश छोड़ दिए, और हो सकता है एग्जाम में जो आपने छोड़ा है उसी में से पूछ रहे। इसीलिए एक साथ पूरा जो है टॉपिक पढ़ने की अपेक्षा उसको टुकड़ों में बांटिए। कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप छोटे छोटे सिलेबस के छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ोगे तो सिलेबस ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, जल्दी पूरा होगा। अब देखिए, मैं आपको डेली एक एक क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश करा, मैं चाहता तो सभी एक साथ करवा सकता था, लेकिन नहीं,
क्यों? कि एक साथ करवाना अपने आप को जटिलताओं में जकड़ना है, और जब आप अलग अलग पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलता है कि इस औद्योगिक प्रदेश का कितना महत्व है और जो शेष पढ़े उनका कितना महत्व है और कौन सा किस क्षेत्र में है। इसीलिए छोटे छोटे भाग में मैं आपके टॉपिक को टुकड़ों में तोड़कर इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। साथ में एक और चीज बात कि यहां जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका जो भी कंटेंट जो हमने पीडीएफ जो अब तैयार हो रही है, यहां पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रोवाइड करवाई जाएगी जिन्होंने एलएम ज्योग्राफी मोबाइल एप्लीकेशन जो है परचेज कर रखा है, जिन्होंने 3rd ग्रेड का सिलेबस जो कि 399 रुपए में है, जिन्होंने परचेज कर रखा है, उन्हीं को ही राजस्थान भूगोल के कंप्लीट टॉपिक जो कि अवेलेबल करवाए जा चुके हैं, केवल एक टॉपिक उसमें शेष है। और साथ ही एसएसटी के जितने टॉपिक है उसी एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। एक यह टॉपिक जो है ड्यू है, और जैसे ही यह हमारे विश्व की ज्योग्राफी का औद्योगिक प्रदेशों के बाद में अगला जो टॉपिक एक है सामान्य जो है विश्व की प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव और जल थल वितरण, जैसे ही वह पूरा होगा इसकी पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी और एप्लीकेशन में ही अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके साथ जैसे ही हमारे एक टॉपिक बचा है जनजातियों वाला राजस्थान के भूगोल में, वह जैसे ही पूरा होगा तो उसके साथ हम सामान्य ज्ञान को भी शुरू करेंगे और सामान्य ज्ञान के भी आपको टॉपिक करवाए जाएंगे। एक बार ही आपकी फीस ली गई है 399, लेकिन उसके बाद जितना आपको कंटेंट है वह सब दिया जाएगा। ज्योग्राफी का पूरा मिलेगा, सामान्य जो है जानकारी जो जीके का है सामान्य ज्ञान उसके पूरे टॉपिक्स मिलेंगे केवल पॉलिटी वाले पोर्शन को छोड़कर। उसके बाद एसएसटी के जितने टॉपिक है उनके पूरे पोर्शन आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ में 15 नवंबर से 3rd ग्रेड की हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। जिन्होंने भी ऐप खरीद रखा है उन्हीं विद्यार्थियों को वह मिलने वाली है, और जो कि पूर्ण रूप से उन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रहेगी, यानी जिन्होंने 399 का परचेज कर रखा है ज्योग्राफी का सिलेबस उनके लिए वह फ्री है, जिसमें अलग अलग सेगमेंट में टेस्ट का आयोजन होगा। शुरू के 10 टेस्ट माइनर टेस्ट होंगे, उसके बाद 10 टेस्ट और जो कि मेजर होंगे, उसके बाद जो है और टेस्ट जो कि कंपाउंड टेस्ट होंगे जिसमें सभी का मिश्रण होगा। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एग्जाम तक हम टेस्ट की तैयारी करेंगे। साथ में कुछ ऐसे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में तो नहीं हैं, लेकिन वर्तमान के परीक्षा जो है प्रणाली को देखें तो इकोनॉमिक सर्वे को आधार बनाकर या किसी अन्य क्षेत्र को आधार बना के पूछे जाते हैं। जैसे कृषि जलवायु खंड है, वर्तमान में 2018 के बाद में हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, जबकि कृषि जलवायु प्रदेश हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे कुछ टॉपिक जो हमारे सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिकों को भी आपको समय समय पर अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही हम एक नई मुहिम आगे शुरू करने वाले हैं कि जैसे ही हमारा ये नवंबर का मंथ जो है पूरा होगा, दिसंबर में हम एक जो है करंट अफेयर्स की आपके लिए एक अलग से क्लास अरेंज करने वाले हैं जो निःशुल्क होगी, और वहां करंट अफेयर्स डेली वाली करंट अफेयर्स नहीं होगी, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स होगी कि करंट के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी घटनाएं हैं, व्यक्ति है, विशेष है, व्यक्ति विशेष है, घटना है, स्थान, वह कौन से हैं और उनको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक में से पूछा जा सकता है या किस घटना से जोड़ के पूछा जा सकता है, किस व्यक्ति विशेष से जोड़ के पूछा जा सकता है, किस जो है विषय से संबंधित जोड़ के पूछा था। इस तरह से हम करंट का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन जो कि दिसंबर में शुरू करने वाले हैं, और यह उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा जिनके एग्जाम दिसंबर या दिसंबर के बाद में, जिसमें हम पूरे साल के जो है करंट से संबंधित महत्वपूर्ण जो पहलू है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है उन सभी को हम करने वाले हैं। तो इसीलिए साथियों अब सिलेबस की चिंता न करें, अब केवल अपने आप को तैयार करें कि एमसीक्यू सीरीज जो होती है, जो हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, उस टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बने और निश्चित रूप से वह टेस्ट सीरीज आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, क्योंकि उसमें हमने 40% प्रश्न पुराने पेपर से लिए गए हैं और 60% प्रश्न
उन 40% प्रश्नों के आधार पर नए बनाए गए हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे। और इसका शेड्यूल जो है आपको 11 तारीख को एप्लीकेशन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा कि किस तारीख को कौन सा टेस्ट होगा, कौन से विषय का होगा, कौन से टॉपिक आपको दिए जाएंगे और कितने प्रश्न होंगे और उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा। क्योंकि हर टेस्ट का केवल टेस्ट ही नहीं लेना, उसके साथ हम उसका वीडियो सॉल्यूशन भी करवाने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना कुछ चीजें आप लोगों के लिए, क्योंकि जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े तो मुझे जरूरी लगा कि यह चीज अब बता देनी चाहिए, क्योंकि आपका इंतजार काफी हो चुका है। काफी लंबे समय से हम जो है ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, नियमित रूप से हम क्लास ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को यह लग रहा है कि कब तक सिलेबस पूरा होगा। तो विद्यार्थियों, सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होता है। हमें एग्जाम के दिन, एग्जाम से 1 मिनट पहले तक का भी समय मिलता है तो हम पढ़ते हैं। एग्जाम देने के बाद जब एग्जाम देके आते हैं तो हम अपने आप को जो है मूल्यांकन के रूप में वापस सिलेबस की ओर जाते हैं, किताबों की तरफ जाते हैं, नोट्स की तरफ जाते हैं, आंसर की तरफ जाते हैं। तो देखिए, सिलेबस न तो कभी पूरा होता है, न कभी पूरा हुआ है। लेकिन जो तैयारी करता है उसको तैयारी का यही है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कोई प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो। इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ें, छोटे छोटे टॉपिक को डेली एक टॉपिक तैयार करें, केवल एक विषय का नहीं, सभी विषय के एक एक टॉपिक तैयार करें। और किस तरह से तैयारी करनी है इसकी रणनीति के बारे में हम 15 तारीख के बाद एक विशेष क्लास आप लोगों के लिए अरेंज करें कि किस तरह से अब हमारा सिलेबस पूरा हो गया, अब इस सिलेबस को जो है हमने तैयारी की है इसको रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करना, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।